नमस्ते साथियों। चलिए साथियों, हम लोग प्रेयर करके आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रेयर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 हरि ओम। सेकंड प्रेयर स्टार्ट। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा ऊंचल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। Third prayer. Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just बहुत बहुत स्वागत है साथियों इस क्लास में। और हम लोग आज चर्चा को आगे कंटिन्यू करेंगे। तैत्तिरीय उपनिषद की क्लास में साथियों हम लोगों ने पंचकोश सिद्धांत के बारे में समझा। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। और आनंदमय कोश के अंदर ही मैं यानी मैं निवास करता है, जिसको मैं सुभाष कहता हूँ, जिसको आप रमेश कहते हैं, दिनेश कहते हैं, सुरेश कहते हैं, जो भी आपका नाम है, वह आनंदमय कोश के अंदर रहता है। और जैसा कि मैंने एक उदाहरण दिया था कि आपका परिवार, फिर गांव, गांव के बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद प्रदेश, प्रदेश के बाद देश और देश के बाद संविधान। यह भाग वो जो पुस्तक है जिसको संविधान कहते हैं, बहुत ही सूक्ष्म है। भारत देश, आपका प्रदेश, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका गांव, आपका घर इतना बड़ा है, परिवार इतना बड़ा है, लेकिन पुस्तक तो इतनी छोटी सी है, बहुत ही सूक्ष्म है। लेकिन वही पुस्तक चारों तरफ विभिन्न रूप ले रखी है। और आपका घर नहीं रहेगा, आपका परिवार नहीं रहेगा, आपका गांव नहीं रह सकता है, जिला नहीं रहेगा, प्रदेश नहीं रहेगा, लेकिन वह पुस्तक हमेशा रहेगी। हो सकता है आज भारत नाम है इस देश का, कल को इसका भारतवर्ष नाम हो जाए, भारत भूमि हो जाए, लेकिन संविधान का नाम संविधान ही रहेगा और वो हमेशा रहेगा। संविधान जो रूल बुक है वो हमेशा रहेगी। वह अनंत काल तक आप कह सकते हैं रहने वाली व्यवस्था है। जो यही एग्जैक्टली सेम चीज पंचकोश थ्योरी में है। पहले आपका अन्नमय कोश, तो जैसे पांचों कोश जो हैं, जैसे मैं ये बताऊं कि हाँ, जब आप अपने परिवार में रह रहे हैं तो वास्तव में आप अपने गांव में भी रह रहे हैं, अपने जिले में भी रह रहे हैं, अपने प्रदेश में भी रह रहे हैं, अपने देश में भी रह रहे हैं। आप सभी जगह एक साथ हैं। और उसी संविधान ने देश का रूप ले रखा है, उसी संविधान ने प्रदेश का भी रूप ले रखा है, उसी संविधान ने डिस्ट्रिक्ट का रूप, उसी संविधान ने गांव का रूप, गांव ने परिवार का रूप ले रखा
है। यानी मैं ये कहूँ कि जो पांचों लेयर हैं ये इंडिपेंडेंट हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, सॉरी इंडिपेंडेंट नहीं, ये पांचों लेयर इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के लिए खाना का काम करती हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि आपका पूरा परिवार मिलके भारत सरकार को टैक्स देता है, तो हम ये कह सकते हैं भारत सरकार आपसे काम करवा रही है, तभी तो टैक्स लेती है आपसे। ये कह सकते हैं साथ में ये आपका पूरा परिवार भारत सरकार से बहुत सारी सुविधाएं लेता है, तो हम ये कह सकते हैं कि आप सब लोग मिलके भारत सरकार और भारत भूमि को खा रहे हैं। तो वी बोथ आर ईटर, जो दोनों साइड है जब डिपेंडेंट होते हैं, एक क्या कहते हैं इंटरडिपेंडेंट व्यवस्था होती है, तो कभी कभी एक साइड फूड होता है, दूसरा साइड ईटर खाने वाला, और कभी ये फूड ईटर होता है और आप फूड। घर में देखिए पति पत्नी के संबंध में देखिए कि पति दिन भर बाहर जाके काम करके आता है, थक के आता है, पैसा कमा के आता है, जो हाउस वाइफ है खाना बना रही है। तो अब ये देखिए जो है कि हाउस वाइफ यानी जो पति बाहर है वो दिन भर कमा रहा है, पति मतलब वर्किंग वर्किंग स्पाउस, हो सकता है पत्नी भी काम करे, तो पत्नी जब बाहर जाती है बाहर काम करने तो घर वालों के लिए ला रही है। तो जब वो बाहर जाती है या पति बाहर जाता है, जो भी अर्निंग मेंबर है बाहर जाता है, तो अपने शरीर का नुकसान करता है, अपने शरीर को थका कर वह पैसा कमा कर लाता है, परिवार के लिए अर्थव्यवस्था करता है। तो आप ये कह सकते हैं परिवार के सभी सदस्य मिलके उसको खा रहे हैं, है कि नहीं? बिल्कुल खा रहे होते हैं। अब उल्टा भी है, जब वो पैसा लाता है तो परिवार के सभी सदस्य मिलके उसके लिए व्यवस्था करते हैं, कोई उसका कपड़ा धुलता है, कोई उसके लिए खाना बनाता है, कोई उसके लिए आराम की व्यवस्था करता है। तो अब देखिए, अब वह जब शाम को लौट के आता है ऑफिस से तो वो ईटर बन जाता है, बाकी सारे लोग फूड बन जाते हैं, सबको वो खाता है। यही फूड और ईटर की व्यवस्था है, यानी पांचों लेयर आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं। अब इसी पंचकोश के सिद्धांत को हम थोड़ा और आगे ले चलेंगे। आज की क्लास का विषय है मरने के बाद क्या होता है, मृत्यु जब होती है इसका क्या मतलब है। साथियों हमने यहाँ तक चर्चा कर लिया, दिस नोवर इज ट्रू आई, आपके शरीर में विद्यमान जो दृष्टा है, जो कभी परिवर्तन नहीं हुआ है। बचपन में भी आप देखते थे, कहते थे हाँ ये मैं हूँ, और बड़े भी थे तो मैं हूँ। आपका नाक आंख कान तो बदलता रहा है, तो जो बदल रहा है वो आप नहीं हैं, आप वो दृश्य है, वह एक पिक्चर है जो आप देख रहे हैं। देखने वाला जो है वो परमानेंटली बना हुआ है। अब मैं चलता हूँ थ्री बॉडीज, जो हमने पंचकोश डिस्कस किया, अन्नमय मनमय प्राण सॉरी अन्नमय प्राणमय मनमय विज्ञानमय और आनंदमय। इसमें जो पहली लेयर है जो शरीर होता है, जो आप मुझे जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको कहते हैं ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर। इंद्रियों के द्वारा इसी को देखा जाता है। आप मेरा आंख नाक कान मुंह सब देख सकते हैं, लेकिन मेरे मन में क्या विचार चल रहा है जब तक मैं न बोलूं आप नहीं समझ सकते हैं। यानी अंदर की लेयर को इस बाहर की लेयर्स के द्वारा ही देखा जा सकता है। अंदर की लेयर को अगर ये शरीर नहीं रहे तो नहीं देखा जा सकता। तो जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, जिसको आप टच करते हैं, जिसको आप देखते हैं, जिसको आप सुनते हैं, इस कोश का नाम है अन्नमय कोश। जो मानव जो थ्री बॉडीज ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी, यहाँ ह्यूमन न कहें, मानव के जो पर्सनालिटी में व्यक्तित्व में तीन शरीरों से मिलकर बना है। जो यह बाहर दिख रहा है सबसे पहला शरीर, यह स्थूल शरीर है, इसको स्थूल शरीर है। अब इसके बाद अंदर की लेयर कौन है? प्राणमय कोश,
मनमय कोश और विज्ञानमय कोश। जो जो प्राणमय कोश है इसको बोलते हैं प्राणमय, मनमय और विज्ञानमय। इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। पहला वाला हुआ स्थूल शरीर, बड़ा बड़ा ग्रॉस बॉडी जिसको बोलते हैं। यह हुआ सूक्ष्म शरीर। इसमें प्राणमय, मनमय और विज्ञानमय तीनों को मिलाकर बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। और तीसरा शरीर है कारण शरीर। कारण शरीर मतलब काउजल, कैजुअल लिखा है, ये काउजल है, काउजल बॉडी, जो कारण शरीर है। आनंदमय कोश आपका कारण शरीर है। जैसे आपका गांव इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि भारत देश है। भारत के होने की वजह से ही आपका प्रदेश एग्जिस्ट कर रहा है, आपका डिस्ट्रिक्ट एग्जिस्ट कर रहा है और आपका गांव भी एग्जिस्ट कर रहा है, आपका परिवार एग्जिस्ट कर रहा है। तो भारत ही इन सभी का कारण है। तो उसी तरह आनंदमय कोश ही सभी चीज का कारण है। आनंदमय कोश से ही सब कुछ निकला हुआ है। और फिर आगे आता है, और ये सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर में 3 कोश हो गए। तो ये आप याद रखें, आनंदमय कोश में कारण शरीर बोलते हैं, प्राणमय, मनमय और विज्ञानमय को मिलाकर बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। और सूक्ष्म शरीर और अन्नमय कोश को बोलते हैं स्थूल शरीर। यह 3 तरह के शरीर होते हैं मानव व्यक्तित्व में। तो अब देखिए, आपका जो आप मेरा या मैं आपका अगर देख रहा हूं तो ग्रॉस बॉडी ही देख रहा हूं, स्थूल शरीर। आपका सूक्ष्म शरीर मुझे नहीं दिखता है। अब हम आगे चलते हैं। और जो भी जैसे कभी कभी सूक्ष्म शरीर में भी गड़बड़ियां होती है। आपकी सांस गड़बड़ हो सकती है, आपके विचार गड़बड़ हो सकते हैं, आपकी बुद्धि गड़बड़ हो सकती है, आपके संस्कार गड़बड़ हो सकते हैं। और संस्कार गड़बड़ होने से भी रोग होते हैं, बुद्धि गड़बड़ होने से रोग होते हैं, विचार गड़बड़ होने से रोग होते हैं, और सांस गड़बड़ होने से रोग होते हैं। यह जितने भी अन्य अंदर की 4 परतें हैं, इनके रोग अल्टीमेटली इस शरीर पर ही आते हैं, क्योंकि यह शरीर हमारा आउटर मोस्ट लेयर है। अगर मैं अपने आप को इस बाउंड्री में मानूं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है छोटा सा, अगर ये मेरी बाउंड्री है तो अंदर के रोग मेरे इसी बाउंड्री पर आएंगे। अगर मैं अपनी इस बाउंड्री को थोड़ा बड़ा कर लूं, मैं मानूं कि सुभाष मतलब यह परिवार है, मान लीजिए देश योग परिवार मतलब सुभाष है, मैं अगर सबको सुभाष मानूं तो मेरे अंदर के रोग आप तक पहुंचेंगे। क्योंकि जब मैं ये शरीर रोगी रहेगा तो मैं गलत तरीके से बिहेव करूंगा, फिर वो आप लोगों पे आएगा। मैं क्लास में गलत पढ़ा सकता हूँ, मैं कुछ गलत बिहेव कर सकता हूँ। तो यानी जहां तक आप अपने आप को मानते हैं वहां तक आनंदमय कोश का रोग पहुंच जाता है। अच्छा, अब यही बची जाता है इन 3 शरीर में। आपका 3 शरीर हुआ, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। इंग्लिश में इसका नाम है ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी और काउजल बॉडी। यह 3 बॉडी होती है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण। जब हमारी मृत्यु होती है, जिसको हम मृत्यु कहते हैं, वह वास्तव में स्थूल शरीर का जाना है। आपका सिर्फ ये शरीर जाता है, आपके प्राणमय, मनमय, विज्ञानमय और आनंदमय सारे कोष सुरक्षित रहते हैं। अब यहाँ देखिए अगला लाइन है, ऑल द डिजीज एंड डेथ आर कॉज्ड इन स्थूल शरीर। जब आपकी मृत्यु होती है तो सिर्फ और सिर्फ स्थूल शरीर का मृत्यु होता है, इस ग्रॉस बॉडी का। बाकी अंदर के सब कुछ सुरक्षित रहते हैं। मतलब ये सूक्ष्म शरीर और उसका जो कारण शरीर,
ये उसके जो रोग हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन वो फिर आगे बढ़, आपकी मृत्यु के बाद जो मृत्यु होती है यही स्थूल शरीर चला जाता है, बाकी आपके चारों व्यक्तित्व रहते हैं। व्यक्तित्व के जो अन्य चार अंग हैं, प्राणमय कोश, विज्ञानमय सॉरी मनमय कोश, विज्ञानमय कोश और कारण शरीर। उस कारण शरीर के अंदर जो मय तत्व छुपा हुआ है, जो आप सुभाष हैं, आप रमेश हैं, आप दिनेश हैं, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति, जब तक मैं जीवित हूं तो आप मुझे देख के कहेंगे देखो सुभाष हैं, अगर अभी मेरी मृत्यु हो जाए तो आप क्या कहेंगे, देखो सुभाष का डेड बॉडी है। वो सुभाष का डेड बॉडी हो जाता है, क्यों? उसमें से सुभाष जा चुका है। मेरा प्राणमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश और मैं स्वयं जब इस शरीर को छोड़ दूंगा तब कहते हैं सुभाष के प्राण उड़ गए। यही होता है। तो मैं क्लियर करके, यह शरीर जो दिख रहा है यह आपका आउटर मोस्ट लेयर है। सांप को जैसे आपने देखा है, सांप अपनी केचुली छोड़ के चला जाता है, केचुली छोड़ते क्या सांप मर थोड़े जाता है, वो आगे निकल जाता है अपनी यात्रा में। आपके पास 5 कपड़े हैं, अभी मैंने टी शर्ट पहना है, अभी मैं थोड़ी देर में कुछ और कपड़े पहनूंगा, तो क्या मैं, अभी आप मुझे देख रहे हैं कि मैं नीले और सफेद रंग का हूँ, थोड़ी देर बाद आप मुझे लाल रंग का देख सकते हैं। तो क्या लाल रंग का मुझे देखते ही क्या नीला वाला सुभाष मर गया? ऐसा नहीं है, उसके पास एक कपड़ा था, उसने चेंज कर लिया। तो ये जो स्थूल शरीर है यह कपड़े जैसा ही है। जब भी इस शरीर की अवधि पूरी हो जाती है, इस कपड़े की उम्र पूरी हो जाती है, आप यह कपड़ा बदल लेते हैं, यही होता है। तो आप, अच्छा, स्थूल शरीर ही जाता है और आफ्टर डेथ क्या होता है, यही स्थूल शरीर डीकम्पोज हो जाता है और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर आगे बढ़ जाते हैं। अब यह पूछ सकते हैं कि आगे बढ़ जाते हैं मतलब कहाँ चले जाते हैं, है कि नहीं? लग रहा होगा कि आगे बढ़ जाते हैं मतलब कहाँ चले जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं इसका मतलब आपने कैसे कर्म किए हैं। जब यह स्थूल शरीर छूट रहा था तो आपने कौन सा विचार मन में रखा, उसी हिसाब से आगे चला जाता है। मान लीजिए कोई राजनेता है और जीवन भर सोच रहा है कि मैं तो विधायक बन जाऊं, मैं तो सांसद बन जाऊं, और वह जीवन में नहीं बन पाता, इलेक्शन लड़ता है, हार जाता है, कभी कुछ जीत गया, कभी कुछ हो गया, जो भी है, कभी जीत गया लेकिन बन नहीं पाया। जो, यानी जो चाहता है अगर आपका वो नहीं हो पाया तो अगले जन्म में, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में वो संस्कार रह जाते हैं। अगर आपने कर्मयोग की क्लास देखी हो तो कर्मयोग की क्लास में मैं यही बात बताता हूँ कि हर कर्म करने पे कर्मफल और संस्कार दो चीज आते हैं। कर्मफल तो सूनर और लेटर आ ही जाता है, लेकिन संस्कार बैठा रहता है आपके शरीर में, वो संस्कार बना रहता है। जब उचित परिस्थिति आती है तो वही संस्कार आपको रोबोट की तरह चलाता है। हम सभी, वास्तव में आप जितने भी लोग हैं और मैं भी, हम सभी अपने अपने कर्मों के रोबोट हैं। आपको लग रहा है मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहे हैं आप न मैं। मैंने पास्ट लाइफ में जो कर्म किए हैं, जो संस्कार मेरे सूक्ष्म शरीर में उपलब्ध था, वही संस्कार मेरी इस ग्रॉस बॉडी को चला रहा है। मैं जैसे योग की क्लास ले रहा हूँ तो हो सकता है पास्ट लाइफ में मेरे अंदर योग का कोई संस्कार बचा रह गया था, वही संस्कार मैं यहाँ फिनिश कर रहा हूँ। जिस दिन यह संस्कार फिनिश हो जाएगा उसी दिन मेरा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर भी नष्ट हो जाएगा। जब तक एक भी संस्कार बचा हुआ है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ट्रैवल करते रहते हैं एक लोक से। जो है लोक लिखा है मतलब कर्म। अब मान लीजिए कि मैं लास्ट में मरते समय मुझे जो है, मेरा कुत्ता मैंने बहुत पाला था, मुझे कुत्ता बहुत पसंद था, मैं उस कुत्ते से दूरी नहीं बना सकता था,
तो अगले जन्म में मैं उसी कुत्ते के साथ कुत्ता बन के रहूंगा, क्योंकि मैंने पिछले जन्म में यह इच्छा की थी कि मैं इसके साथ रहूं तो अच्छा, मैं इसको छोड़ के नहीं जा सकता। ऐसा ही होता है। इसीलिए जो आपकी इच्छाएं होती हैं वो आपकी मुक्ति में सबसे बड़ी बाधक हैं। वो आपको बांध के रखती हैं इस जन्म मृत्यु के खेल में, लाइफ और बर्थ के खेल। यह जो मैं बात बता रहा हूँ, यह आप तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ेंगे उसमें नहीं मिलेगा। यह बातें मैंने अपने महाराज जी से सीखी है, समझी है, और फिर बाद में मैंने देखा कि ये सांख्य योग में लिखा हुआ है। यह सांख्य योग का सूत्र नंबर 40 है, वहां पे ये बातें लिखी हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे उसका रिलेवेंस है, इसलिए मैं चर्चा कर दिया। अब आते हैं जैसे कंपोजिशन ऑफ शटल बॉडी, ये क्या है ये जानना हमें जरूरी। जैसे साथियों हमने, जैसे मेरा ये शरीर दिख रहा है, आपका अपना शरीर है, आपके आपका शरीर अभी अंदर खोलूं या कोई मेरा अंदर खोले तो दो फेफड़ा मिलेगा, दो एक हृदय मिलेगा, एक दो किडनी मिलेंगी, है कि नहीं, एक आमाशय मिलेगा जिसको स्टमक कहते हैं, इसी तरह एक पैंक्रियाज मिलेगा आपके शरीर में, मेरे शरीर में। ये सारे, अब एक ऊपर के हिस्से में ऊपर की खोपड़ी खोलें तो यहाँ ब्रेन मिलेगा, अंदर कुछ ऐसा अखरोट जैसा चीज होगा, है कि नहीं। ब्रेन से, ब्रेन जो है सारे अंगों से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, डिफरेंट ब्लड वेसल हैं, नर्व्स हैं, लिम्फ वेसल हैं, ऐसे 3 तरह के चैनल हैं। तो जैसे हमारे इस स्थूल शरीर में विभिन्न प्रकार के अंग हैं, और यह विभिन्न प्रकार के अंग आपस में कनेक्टेड हैं चैनल्स के द्वारा, और ये जितने अंग हैं सबका एक एक्सक्लूसिव फंक्शन है। फेफड़ा जो काम करता है वो हृदय नहीं कर सकता, हृदय जो काम करता है वो आमाशय नहीं कर सकता, है कि नहीं। ऐसा तो है नहीं कि आपका आमाशय निकाल के मेरे हृदय की जगह लगा दे तो मैं जीवित रह जाऊंगा। अगर मेरा हृदय खराब हो गया तो मुझे जाना ही जाना है। हृदय की जगह हृदय ही लग सकता है, हृदय की जगह आपका पैंक्रियाज नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि हर ऑर्गन का एक एक्सक्लूसिव फंक्शन है। तो जैसे ग्रॉस बॉडी यानी स्थूल शरीर में विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं और सबका अलग अलग फंक्शन है, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर यानी जो हमारा प्राणमय, मनमय और विज्ञानमय को लेके जो सूक्ष्म शरीर बनता है, उसमें भी अपने अपने अंग हैं और उसके भी अपने अपने चैनल्स हैं। तो जो सूक्ष्म शरीर के अंग हैं इनको कहते हैं चक्र, चक्रास, जो आप लोग जानते हैं, नाम सुने ही होंगे। और ये चक्र आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, जिनको कहते हैं नाड़ी। तो चक्र और नाड़ी, अब हम लोग अगले स्टेप पे आ गए हैं चर्चा के। तो अब हम इन सब चीजों की स्टडी धीरे धीरे शुरू करेंगे। यह चक्र क्या है, यह नाड़ी क्या है, प्राणमय कोश क्या है, अब डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो जैसे आपका सारे ऑर्गन मिलके पूरे बॉडी की फंक्शनिंग डिफाइन करते हैं, ऐसे ही ये चक्र और नाड़ी मिलके पूरे शरीर, आपके 5 कोश कहिए, अन्नमय कोश, मनमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय, सभी की फंक्शनिंग निर्धारित करते हैं। अब लेकिन चूंकि हमें ग्रॉस बॉडी दिखता है तो हम ये कह सकते हैं यह सूक्ष्म शरीर ही पूरे हमारे स्थूल शरीर को चला रहा है। तो चक्र और नाड़ी हमारे स्थूल शरीर के पूरे हिस्से को कंट्रोल करता है। और जैसे आप यह देखते हैं, क्या कहते हैं, जैसे आप हमारे, जैसे मेरा कान, नाक, आँख, कान, सॉरी, कान, आँख, नाक, मुंह, जीभ, हाथ, पैर, अंदर का फेफड़ा, ये सब कुछ देख सकते हैं। यानी जो मानव के जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे इसका दर्शन किया जा सकता है। लेकिन चक्र और नाड़ी को भी क्या देख सकते हैं? नहीं।
चक्र और नाड़ी को देख नहीं सकते हैं, अनुभव किया जा सकता है। अनुभव, इसके प्रभावों को देखा जा सकता है। ठीक है। कभी मैं आगे की क्लास में अन्य क्लास में बताऊंगा। चक्र को लेके एक जापानी साइंटिस्ट ने क्लेम किया है कि मैंने चक्र देखा है। ठीक है, तो वो कभी हम चर्चा यानी एक का उस जापानी साइंटिस्ट को क्लेम करता है कि मैंने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना लिया है जिससे चक्र दिखता है। योग विज्ञान यह कहता है कि यह चक्र और नाड़ी सूक्ष्म तत्व हैं, सूक्ष्म अंग हैं। सूक्ष्म शरीर को आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर के को देख नहीं सकते, उसके अंगों को देख नहीं सकते। अब चलिए, अब नाड़ी पे आ जाते हैं। अब हम अगले जो कॉन्सेप्ट है, तीन महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं, चक्र, नाड़ी और प्राण। तीन चीज हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो अब साथियों, हम नाड़ी पे चर्चा शुरू करते हैं। नाड़ी क्या होता है? जैसे ये पाइप है, जैसे मैंने बताया कि जो ग्रॉस बॉडी है, जो आपका स्थूल शरीर जो दिख रहा है, इसमें हर तरह के अंग, अब मेरा कान मेरे नाक से कनेक्टेड होगा, मेरा दिमाग जो है मेरे हाथ से कनेक्टेड होगा। कैसे कनेक्टेड है? तो आप देखेंगे अंदर, कहेंगे नसें फैली हुई हैं, खून की नलियां पूरी दौड़ रही हैं चारों तरफ, है कि नहीं? ऐसा ही सूक्ष्म शरीर में जो नलियां दौड़ रही होती हैं, उनका नाम है नाड़ी। और जैसे अपने स्थूल शरीर में जो नलियां दौड़ रही, किसी में इलेक्ट्रिकल से, जो नस है उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल दौड़ रहा है, जो लिम्फ है उसमें लिम्फ वेसल्स है उसमें लिम्फ फ्लूइड दौड़ रहा है, जो ब्लड वेसल है उसमें खून दौड़ रहा है। ऐसे नाड़ी में क्या दौड़ता है? नाड़ी में जो तत्व दौड़ता है उसको कहते हैं प्राण। प्राण क्या है मैं दूसरी क्लासेस में चर्चा करूंगा, लेकिन आप अभी ये समझे कि हमारे सूक्ष्म शरीर में एक कुछ सूक्ष्म चैनल्स होते हैं जिनको नाड़ी कहते हैं, और नाड़ी के अंदर प्राण शक्ति दौड़ती है। नाड़ी की परिभाषा कोई आपसे पूछे कि नाड़ी क्या है, तो हमारे व्यक्तित्व में मौजूद सूक्ष्म चैनल जिसमें प्राण शक्ति चलती है, बहती है, फ्लो करती है। नाड़ी जो शब्द है यह लिया गया है संस्कृत के वर्ड नाद से। नाद का मतलब होता है बहना, फ्लो करना। तो हमारे व्यक्तित्व में सटल चैनल्स हैं जिसमें फ्लो ऑफ वाइब्रेशंस, प्राण, प्राण भी वास्तव में वाइब्रेशन है, एनर्जी है। मैं आगे डिस्कस करूंगा अगली मतलब जो अलग के जो प्राण की क्लास है उसमें आप देखेंगे। तो शटल चैनल्स फॉर फ्लो ऑफ वाइब्रेशन आर कॉल्ड नाड़ी। अब कितनी नाड़ियां हैं इसको लेके बहुत सारा कंफ्यूजन है, इसमें बहस आप में न पड़े, लेकिन फिर भी जो शिव संहिता जो ग्रंथ है उसमें कहा जाता है कि हमारे शरीर में 3,50,000 नाड़ियां हैं। प्रपंच शास्त्र तंत्र, प्रपंच सार तंत्र, यह भी एक ग्रंथ है जिसमें 3,00,000 नाड़ियों के बारे में बोला गया है। गोरक्ष संहिता जिसके राइटर गोरखनाथ थे, उसका जो ग्रंथ है उसमें 72,000 नाड़ियां बोली गई हैं। तो ये फिगर आपको याद करने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, बस ऐसे सुन लें कि शिव संहिता, मतलब ये जान लें कि बहुत सारे ग्रंथ अलग अलग गिनती बताते हैं। शिव संहिता 3,50,000 बता रहा है, प्रपंच सार तंत्र 3,00,000 बता रहा है, गोरक्ष संहिता 72,000 बता रहा है, और चरण दास, ये एक राइटर हैं, कोई रहे होंगे, चरण दास जी ने बताया है 72,864। तो कुल मिला के मैं ये कहूँ कि हम इस गिनतियों में न पड़े, लेकिन हम यह जरूर कह सकते हैं सभी ग्रंथों ने एक ही बात कही है कि यह जो नाड़ी है पूरे फिजिकल शरीर को चलाने का काम करती है। पूरे शरीर का एक भी अंग बिना नाड़ी के नहीं चल सकता है, और जब सूक्ष्म शरीर चला जाता है
यानी जब सूक्ष्म शरीर चला गया तो फिर बिना नाड़ी, जब नाड़ी चली जाएगी तो कैसे चलेगा। इसीलिए कहते हैं इनके तो प्राण उड़ गए, प्राण पखेरु उड़ गए, मतलब इनका जो पर व्यक्तित्व का 4 लेयर था वह अपनी यात्रा में आगे बढ़ गया। अब हम आगे चलते हैं। तो अब 3 लाख नाड़ियां हैं, 3,50,000 नाड़ियां हैं, तो हम क्या करें, 72,000 है, 72,000। तो इसमें से कुछ मुख्य नाड़ियों की हम स्टडी करेंगे। तो सबसे जो महत्वपूर्ण नाड़ी है, 3 नाड़ियां हैं, इसका कभी आपने नाम सुना होगा, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। यह 3 नाड़ियां हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों नाड़ियों के गुणों को अब हम स्टडी करने चल रहे हैं। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ठीक है। और देखिए अदर इंपॉर्टेंट नाड़ी, यानी टोटल 10 नाड़ी नीचे लिखा है, और अच्छा 12 लिखा है, 12 और 3 15। हम लोग 15 नाड़ी का स्टडी करेंगे, छोटा छोटा। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना ये बहुत महत्वपूर्ण नाड़ियां हैं। यह हम समझ लेंगे, एक समझ लेंगे तो बाकी सब अपने आप समझ लेंगे। तो पहले मैं इड़ा नाड़ी को समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा और बड़ा करें, आपको दिखे ये। तो मैं ईड़ा नाड़ी, देखिए ईड़ा वाला लाइन है ये, आप लाइन से देखें। पहले ईड़ा पे आ जाऊंगा, फिर पिंगला पे, फिर सुषुम्ना पे, तो आप समझ जाएंगे क्या है। देखिए जो भी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, आपने कभी कुंडलिनी शक्ति का नाम सुना होगा। ये रीढ़ की हड्डी, हमारा पूरा शरीर इस रीढ़ की हड्डी पर टिका, जिसको बैकबोन कहते हैं, उसका नाम ही है बैकबोन, जो पीछे से सपोर्ट कर रही है। यह कहाँ से चलती है, हमारी रीढ़ की हड्डी आप देखिए एनस के पास से चलती है, वहां से चल के ऊपर आके अल्टीमेटली ब्रेन में कन्वर्ट हो जाती है। यानी अगर आप ये कहें तो आप ये कह सकते हैं एक मोटी सी नसों की पाइप है। वह पाइप जब ऊपर आके फैल जाती है उसको कहते हैं दिमाग, और वही जो पाइप है रीढ़ की हड्डी के बीच में से घुसती हुई नीचे चली जाती है, उसको कहते हैं कुंडलिनी शक्ति। एक ही पाइप ऊपर से नीचे तक फैली हुई है। अब मैं आगे चलता हूँ। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसके बाएं तरफ, या इन जो तीनों नाड़ियां, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, तीनों जो है, जो पेरिनियम एक जगह है, एनस और जेनाइटल ऑर्गन के बीच में एक खाली स्थान है, उसको कहते हैं पेरिनियम। पेरिनियम से ही यह तीनों नाड़ियां शुरू होती हैं। तो इस देखिए ईड़ा नाड़ी कहाँ शुरू होती है, बाएं साइड से, रीढ़ की हड्डी के बाएं साइड से एक नाड़ी शुरू होती है, और यह कहाँ तक जाती है, यह घूम घूम के बाएं नाक तक आती है। अब कैसे घूमती है ये महत्वपूर्ण है। स्पाइरल वे, ऐसा नहीं कि सीधा चलती है। रीढ़ जो हमारा पेरिनियम से वो एक नाड़ी निकलती है और ऐसे बिल्कुल लेफ्ट नोस्ट्रिल तक आती है। मेरे पेरिनियम से निकलेगी, ये मेरा लेफ्ट नोस्ट्रिल है, तो यहाँ तक आती है, यहाँ तक आएगी। तो अब जैसे मैं ये कहना चाहूँ कि क्या वो ऐसे सीधा निकल के आती है, ऐसे चल के आती है, वहाँ पेरिनियम से उठी यहाँ तक सीधा आई है, सीधा नहीं आई है। हेलिकल, ऐसे घूम के स्पाइरल, रीढ़ को चारों तरफ से लपेटते हुए ऐसे यहाँ तक आती है। और ये तो ईड़ा नाली, जो पिंगला नाड़ी है वो भी घूमते हुए आती है। तो अभी हम ईड़ा नाली की बात कर रहे हैं। यह नाड़ी पेरिनियम से चलती है और मेरे बाएं नाक तक आएगी, बाएं नाक तक आएगी, और यहाँ पर टर्मिनेट हो जाती है। टर्मिनेट मतलब आगे, हम उसकी चर्चा थोड़ा सा आगे करेंगे। कभी आपने देखा होगा जो लोग डीएनए वगैरह का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं,
कहते हैं डीएनए क्रोमोसोम है, 2 हेलिकल स्ट्रक्चर में बने हुए हैं। यक्स और वाई जो बोलते हैं वो आप यही कह सकते हैं, इड़ा और पिंगला का ही वो क्रॉस फॉर्म है। देखिए, राइजेज इन स्पाइरल वे टू टर्मिनेट एट लेफ्ट। ये क्या दिखाता है? यह हमारे शरीर की तामसिक गुण को कंट्रोल करता है, तामसिक गुण को दिखाता है, और हमारे शरीर में मौजूद स्त्री तत्व को दिखाता है। ईड़ा मतलब फीमेल कैरेक्टर, हमारे शरीर में जो फीमेल कैरेक्टर है। फीमेल का स्वभाव क्या होता है? दया, क्षमा, सहनशीलता, कूलनेस, धैर्य, ठंडे दिमाग से काम लेना, एकदम ये सारी चीजें कीड़ा नाड़ी का गुण है। ठीक है। अब रिलेटेड टू ये हमारे मस्तिष्क में, जब कभी आप उन सब क्लासेस को अटेंड किए होंगे या उन सब क्लासेस में आएंगे, जब पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम हमारे दिमाग में 2 हिस्सों में बटा है, एक को कहते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम, एक को कहते हैं पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम। पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम जो होता है यह बॉडी के कूलनेस, यानी जो क्रिएटिविटी, जो हमारा राइट ब्रेन है। अच्छा, मैं एक चीज देखिए ये बोलना भूल गया, ये बता देता हूँ आपको। जैसे जो हमारी नाड़ी है, वहाँ मैं ईड़ा की बात कर रहा हूँ, ईड़ा हमारे पेरिनियम से चली है, मेरे लेफ्ट नोस्ट्रिल पे आ गई। अब लेफ्ट के बाद क्या होता है, ये यहाँ से क्रिस क्रॉस, यहाँ से घूमती, लेफ्ट वाली नाड़ी फिर जाके मेरे राइट ब्रेन में टर्मिनेट होती है। और जो पिंगला जो है, पिंगला भी नीचे से चलती है, वो हमारे राइट वाले नोज में आती है, और यहाँ से वो लेफ्ट ब्रेन में चली जाती है, यानी यहाँ पे क्रिस क्रॉस होता है, लेफ्ट वाली राइट में और राइट वाली लेफ्ट में जाती है। इसीलिए आपसे बोला जाए, ईड़ा नाली किस ब्रेन को कंट्रोल करती है? ईड़ा कंट्रोल करती है राइट ब्रेन को, पिंगला कंट्रोल करती है लेफ्ट ब्रेन को, क्योंकि यहाँ पे क्रिस होता है, क्रिस क्रॉस यक्स बनता है। यह चीज याद रखें, ठीक है। तो देखिए, रिलेटेड टू पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम, पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम मतलब मानव शरीर में इसी को राइट ब्रेन कहते हैं। तो देखिए, कंट्रोल्स दोज क्रिएटिव, उन क्रिएटिविटी को कंट्रोल करती है ईड़ा नाड़ी जो पीसफुल हैं, जो पीसफुल एंड पीसफुल माइंड लाइक क्रिएटिविटी। हर वो एक्टिविटी जिसमें पीसफुल माइंड चाहिए, वही ईड़ा नाड़ी कंट्रोल करती है। तो अगर आपकी ईड़ा नाड़ी बहुत एक्टिव है, तो आप देखेंगे बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति होंगे, बहुत क्रिएटिव होंगे, हमेशा कभी गुस्सा ही नहीं करते हैं। तो व्हेन ईड़ा इज एक्टिव, राइट ब्रेन इज एक्टिव। यह मैंने बता दिया क्योंकि नाक के पास ही क्रिस क्रॉस बनता है। ईड़ा नाड़ी का कलर क्या है? नीला रंग। ईड़ा नाड़ी को कलर को नीले रंग से दिखाते हैं। और ईड़ा नाड़ी को, इसका जो देवता है चंद्र है, ईड़ा नाड़ी को चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, यह लिख लें। ईड़ा नाड़ी को चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। कोई आपसे पूछे चंद्र नाड़ी किसको कहते हैं, तो आप बोलेंगे ईड़ा नाड़ी को। ठीक है। और जब चंद्र नाड़ी है, जब ठंडा आपका दिमाग रहेगा, तो आप हमेशा कंस्ट्रक्टिव बात ही करेंगे। कीड़ा नाड़ी हमेशा कंस्ट्रक्टिव बात करती है, कंस्ट्रक्टिव चीजें हमेशा। आपके घर में कोई वेस्ट मटेरियल बना बचा हुआ है, आप फेंकने की बजाय उसका जब यूज करते हैं, तो वो कीड़ा नाड़ी की वजह से ही होता है। एनाबोलिक फंक्शंस, जो हमारे व्यक्तित्व में एनाबोलिक फंक्शंस हैं, वो कीड़ा नाड़ी ही करती है। जैसे आपने खाना खाया, खाना पचाया, और पचाने के बाद उस खाने से सूक्ष्म शरीर को पोषण देना, यह काम कीड़ा नाड़ी करती है। जहाँ कंस्ट्रक्शन होता है, यह कीड़ा नाड़ी की बातें हैं। ये 10वां पॉइंट हो गया। और अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है
ईड़ा नाड़ी हमारी मेंटल एनर्जी को दिखाती है, यानी मेंटल, जैसे अगर आपको याद हो हठ योग की क्लास में मैंने बताया था ह और ठ, एक है प्राणिक शक्ति, एक है मेंटल शक्ति, मानसिक शक्ति, मेंटल एनर्जी। ईड़ा नाड़ी वास्तव में क्या कहते हैं, प्राणिक शक्ति को, सॉरी, मानसिक शक्ति को दिखाती है। तो देखिए ये ईड़ा नाड़ी के बारे में सब कुछ आप समझ गए। यही 11 प्रॉपर्टी अब पिंगला नाड़ी के बारे में समझेंगे। पिंगला नाड़ी जो होती है, ईड़ा ईड़ा शुरू होती है, यहाँ दोनों पैरेलल में सुषुम्ना भी देख सकते हैं। ईड़ा नाड़ी शुरू होती है पेरिनियम के लेफ्ट साइड, रीढ़ की हड्डी के लेफ्ट साइड से। पिंगला शुरू होती है पेरिनियम के राइट साइड से, रीढ़ की हड्डी का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है उसके दाहिने से शुरू होती है। और सुषुम्ना नाड़ी कहाँ शुरू होती है? बीचों बीच, तीन, एक लेफ्ट एक राइट एक बीचों बीच, सुषुम्ना नाड़ी बीचों बीच चलती है। ईड़ा नाड़ी जो है स्पाइरल वे में जाते हुए और क्या कहते हैं लेफ्ट नोज पे टर्मिनेट होती है। पिंगला नाड़ी स्पाइरल में भी जाती है, हेलिकल फॉर्म में जाती है, लेकिन यह टर्मिनेट होती है राइट नोज में। सुषुम्ना नाड़ी कैसे होती है? सुषुम्ना नाड़ी लीनियर में जाती है, यह स्पाइरल में नहीं चलती है, यह सीधा सीधा चलती है और यह टर्मिनेट होती है डायरेक्ट आपके ब्रेन में। मतलब जो हमारा ये खोपड़ी है इसके अंदर जो ब्रेन है उसके बेस में जुड़ जाती है सेंटर में। कीड़ा चली जाती है लेफ्ट साइड के, सॉरी, राइट ब्रेन में, पिंगला चली जाएगी लेफ्ट ब्रेन में और सुषुम्ना चली जाती है ब्रेन के नीचे, इनटू ब्रेन इटसेल्फ। यही सुषुम्ना आगे फैल के ब्रेन का रूप ले लेती है। जैसे मैंने बताया कि जो ईड़ा जो है वो तामसिक गुण दिखाती है अब आपके व्यक्तित्व का, पिंगला जो है आपके व्यक्तित्व का राजसिक गुण दिखाती है। जो लोग बहुत एक्टिव हैं, डायनामिज्म, लगातार एकदम भागते रहते हैं, एक मिनट भी बिना काम के नहीं बैठ सकते हैं, यह लोग वास्तव में, यानी कि पिंगला नाड़ी बहुत एक्टिव है, यह होता है डायनामिज्म। और जो रजस गुण दिखाता है और जो सुषुम्ना नाड़ी है यह हमारा सत्व गुण दिखाता है। सत्व गुण जिसको कहते हैं वह व्यक्ति हमेशा स्थिर स्वभाव का होगा। तमस वाला व्यक्ति थोड़ा सा ढीला रहता है, लुंज पुंज, बहुत, उसको काम करने के लिए जब आप बताइए तब वो काम करता है, नहीं तो एकदम इंजॉय करके अपने क्रिएटिव कामों में लगा रहता है, नई नई चीजें सोचता रहता है। तो ईड़ा मतलब तामसिक गुण, पिंगला मतलब राजसिक गुण और सुषुम्ना मतलब सात्विक गुण। यह तीनों नलियों के नाम हैं, पाइप है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी के नाम है, यानी पाइप है। ईड़ा जो है फीमेल स्वभाव को दिखाती है, अगला पॉइंट है। पिंगला मेल स्वभाव को दिखाती है और जो सुषुम्ना है यह अर्धनारीश्वर को दिखाता है। बैलेंस्ड प्रिंसिपल, यानी मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टर को यह दिखाता है, यह याद रखें। ईड़ा फीमेल, पिंगला मेल और सुषुम्ना बैलेंस्ड अर्धनारीश्वर। हठ यानी हठ हो गया ह और ठ। और ईड़ा जो है पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम को बताती है, पिंगला सिंपेथेटिक सिस्टम और जो सुषुम्ना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यह आप लोग हो सकता है न समझते हो, तो जो वो क्लास देख ले, जब क्लास में आएंगे या पहले आए होंगे तो समझते ही हैं, जिसमें ह्यूमन एनाटॉमी में नर्वस सिस्टम डिस्कस होता है। उसमें सिंपेथेटिक, पैरासिम्पेथेटिक और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यह तीन तरह के सिस्टम होते हैं हमारे ब्रेन के, माइंड के।
अच्छा, अब जो है ईड़ा नाड़ी किसमें एक्टिव होती है? जिसमें क्रिएटिव काम चाहिए, पीसफुल माइंड चाहिए। और पिंगला नाड़ी कब एक्टिव होती है? जब डायनामिक एक्टिविटी चाहिए, डायनामिज्म चाहिए। अभी आप क्लास में बैठे हैं, अचानक आपका सांप निकल जाए, आप तुरंत भागेंगे, यानी फिजिकल एक्टिविटी चाहिए, डायनामिक। जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग बहुत एक्सरसाइज करते हैं, दुनिया भर का चीज, वो बेसिकली पिंगला नाड़ी का स्वभाव है। और जो सूक्ष्म, जो सुषुम्ना नाड़ी वाले होते हैं, यह लोग स्पिरिचुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, मेडिटेशन वगैरह करते रहते हैं। तो ईड़ा जो नाड़ी है वह क्रिएटिव कामों में लगी रहती है। डायनामिज्म, जहाँ शरीर का भाग दौड़ दिखाना है, वो पिंगला नाड़ी हो गया। और जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी है वह ध्यान वाला, वह सुषुम्ना नाड़ी हो गया। कीड़ा नाड़ी में राइट ब्रेन एक्टिव होता है। मैंने बताया कि नाक के पास से, लेफ्ट नाक से राइट ब्रेन में चली जाती है ईड़ा नाड़ी। पिंगला नाड़ी में लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है, और सुषुम्ना नाड़ी में दोनों ब्रेन एक साथ एक्टिव होता है, क्योंकि यह बैलेंसिंग नाड़ी है। यह आप लोग समझ गए। कीड़ा नाड़ी ब्लू कलर की होती है, मतलब उसको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, पिंगला को रेड से, और इसको सुषुम्ना नाड़ी को व्हाइट कलर से दिखाते हैं। ठीक है। कीड़ा नाड़ी को चंद्र नाड़ी बोलते हैं, और इसको क्या कहते हैं, पिंगला नाड़ी को सूर्य नाड़ी बोलते हैं। और इसको इसके जो देवता हैं, सुषुम्ना नाड़ी को अग्नि से दिखाते हैं। कोई आपसे पूछे ईड़ा नाड़ी के देवता का क्या नाम है, तो आप बोलेंगे चंद्रमा। पिंगला नाड़ी के कौन से देवता हैं? सूर्य। और सुषुम्ना नाड़ी के कौन से देवता हैं? अग्नि। यह तीन देवता हैं। अगले पॉइंट में चलते हैं। ईड़ा नाड़ी जो है एनाबोलिक एक्टिविटी यानी कंस्ट्रक्टिव दिखाती है। पिंगला नाड़ी कैटाबोलिक इसका नाम है, यानी हमारे शरीर में जो तोड़ फोड़ वाला काम है, भाग दौड़ वाला काम है, यह पिंगला नाड़ी करती है। और सुषुम्ना नाड़ी क्या करते हैं? सुषुम्ना नाड़ी आपको बहुत ही स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस देती है, ना कंस्ट्रक्टिव ना डिस्ट्रक्टिव। बहुत ही देश काल के परे जाके जो अनुभव होते हैं वह करती है। कीड़ा नाड़ी जब एक्टिव होती है तो आपके शरीर में कूलनेस आती है, शरीर ठंडा ठंडा लगता है। पिंगला नाड़ी जब एक्टिव होती है तो बहुत ही गर्मी वाला आपको अनुभव होता है, आपके शरीर में हीट जनरेट होती है। और तीसरा जो है, पिंगला सुषुम्ना नाड़ी जब एक्टिव होती है तो आप मध्य मार्गी रहते हैं, न ठंडा न गर्म। और फिर जो अगला एनर्जी की बात है, ईड़ा नाड़ी मानसिक शक्ति को बताती है, पिंगला नाड़ी आपकी प्राण शक्ति को बताती है, और सुषुम्ना नाड़ी आपके स्पिरिचुअल शक्ति को बताती है। तो यह देखिए साथियों, जो 3,50,000 नाड़ियां हैं, शिव संहिता की वजह से, शिव संहिता में 3,50,000 बताया है, उसमें से 3 नाड़ियों की मैंने चर्चा आपसे डिटेल में की, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तीनों के डिटेल में गुण आपको बताए। ये 11 गुण हैं, और भी हो सकते हैं, कहीं आप पढ़ेंगे कोई और बताए। ये जो 11 मैंने विभिन्न स्रोतों से सीखे हैं, समझे हैं, वह मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब अगला पॉइंट है कि क्या यही 3 नाड़ियां हैं, और कौन कौन सी नाड़ियां हैं? बताया मैंने 3,50,000 नाड़ियां हैं, तो कुछ और महत्वपूर्ण नाड़ियों के नाम लिखे हैं, यह कभी कोई आपसे पूछ सकता है कि 2-4 और नाड़ियों के नाम बताए। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तो जानते हैं। एक नाड़ी है गांधारी,
इसको याद करने कोई कोड आप बना लें। गांधारी आप जानते हैं महाभारत में कैरेक्टर है जिनका आंख तो पट्टी बांध ली थी। तो गांधारी जो नाड़ी है यह जाती है बाएं आंख की तरफ। बाएं, ये ब्रांचेस हैं जो यही इड़ा पिंगला सुषुम्ना की ब्रांचेस होंगी। इतना ये मैं डिटेल में नहीं जानता हूँ, बस आप इतना जाने, इतना ही मैं भी जानता हूँ कि बाएं आंख की तरफ जो नाड़ी जाती है उसको गांधारी नाड़ी बोलते हैं, और दाहिने आंख की तरफ जो नाड़ी जाती है उसका नाम है हस्ती जीवा। बाएं आंख की तरफ गया उसका नाम है गांधारी, दाहिने आंख की तरफ गया उसका नाम है हस्ती जीवा। फिर आता है बाएं कान की तरफ जो गया उसका नाम है यशस्विनी, और जो दाहिने कान की तरफ गया उसका नाम है पूषा। तो गांधारी, हस्ती जीवा, यशस्विनी और पूषा। अब आता है नाक में कौन सी नाड़ी गई, इसका नाम है सुरागंधा। ये सब नाम कहाँ से आए हैं, किसने दिया, इतना डिटेल मैं नहीं जानता हूँ। मैंने भी यहीं तक स्टडी की है, कभी ईश्वर ने चाहा, कभी ईश्वर की कृपा हुई आगे स्टडी किया तो मैं बता पाऊंगा। शूरागंधा जो है नोज, नाक के बारे में है, नाक में जाती है। अलंबुषा, अलंबुषा एक नाड़ी है जो मुंह में जाती है। तो लेफ्ट आई में गांधारी, राइट आई में हस्तीजीवा, लेफ्ट ईयर में गया यशस्विनी, राइट ईयर में गया पूषा, नाक में गया सुरागंधा, और जीभ में गया सॉरी सुरागंधा नाक में गया, और इसमें मुंह में गया अलम्बुषा, और जीभ में गया सरस्वती। इसीलिए कहते हैं तुम्हारे जीभ्या पे सरस्वती बैठी है। सरस्वती तो है ही, वो नाड़ी एक्टिव है कि नहीं, उस नाड़ी का नाम ही है सरस्वती नाड़ी। यह आपके जीभ के फंक्शंस को कंट्रोल करती है। अब ये कुहू और संखिनी नाड़ी, यह बहुत ही जरूरी नाड़ियां हैं, या क्या कहते हैं, अगर आप कभी अन्य क्लासेस में देखेंगे मूल बंध में इसकी चर्चा कही गई है, जब मूल बंध डिस्कस होगा। कुहू नाड़ी जो होती है हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कंट्रोल करती है। संखनी नाड़ी जो होती है यह एनस के एरिया को कंट्रोल करती है। अक्रीकल जो है ये भी सेक्स ऑर्गन यानी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी सेक्स ऑर्गन के पास दो तरह की नाड़ियां जाती हैं, एक कुहू और एक क्रीकल। संखनी नाड़ी एनस के पास जाती है। ये जितनी नाड़ियां हैं आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। इसीलिए अगर आप ध्यान दें तो क्या कहते हैं, देश योग की जो शरीर शोधन की क्लासेस हैं, या जब शरीर शोधन की क्लासेस आपकी भी होंगी या आपने देख लिया होगा, उस समय आपने देखा होगा जल बस्ती क्रिया, जल बस्ती क्रिया करने से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के भी डिजीज ठीक हो जाते हैं। जबकि जल बस्ती क्रिया में तो एनस के अंदर पानी जाता है, तो कैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ठीक हो जाते हैं, वो यहाँ पे यही उसका सूत्र है। नाड़ियां तो आपस में बहुत कनेक्टेड होती हैं। तो कुहू और संखनी, जब आप जल बस्ती क्रिया करते हैं तो आपका संघनी नाड़ी शुद्ध होती है, और संघनी नाड़ी जब शुद्ध हो जाए तो कुहू इत्यादि में भी प्राण शक्ति का फ्लो बहुत अच्छा हो जाता है। इसी तरह क्रिकल जो हमारी नाड़ी है यह सेक्स ऑर्गन में जाती है, ये आप देख लें, ये फिर से मैं बता दे रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए। लेफ्ट आई में जाती है गांधारी, राइट आई में जाएगी हस्ती जीवा, लेफ्ट ईयर में कौन जाएगा यशस्विनी, राइट ईयर में कौन जाएगा पूषा, फिर मुंह में कौन फिर आता है नाक में जाएगा सुरागंधा, जीभ में जाएंगी सरस्वती,
मुंह में कौन जाएंगे? अलम्बुषा। फिर आता है कुहू नाड़ी जाएगी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, शंखनी नाड़ी जाएगी एनस में, और कुहू नाड़ी जो है, सॉरी, क्रिकल एक नाड़ी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, क्रिकल नाड़ी भी जाती है। अब आगे के दो, एक है वरुणी एंड विश्वधारी। यह दो नाड़ियां हैं, नीचे के पैर की तरफ जाती हैं, वरुणी और विश्वधारी। और इसी तरह चित्रा एक नाड़ी है जो सुषुम्ना नाड़ी का पार्ट है। इस तरह साथियों ये 12 प्लस 3 15 नाड़ियों की मैंने आपसे चर्चा कर ली। अब इसके आगे की चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी जो अगला टॉपिक है थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, मतलब टाइम लगे थोड़ा सा, चलिए ठीक। इसके आगे की चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। नाड़ी क्या है हम समझ गए, और 15 तरह की नाड़ियां हम समझ गए। नाड़ी में क्या फ्लो करता है ये भी हम समझ गए। जैसे मैं अगला पॉइंट, ठीक है, चलिए आगे की चर्चा अगली क्लास में करते हैं। आगे की चर्चा हम कंटिन्यू करेंगे। तो साथियों ये जो आप देखेंगे कि जो ये जो नाड़ियां हैं हमारे पूरे शरीर को कैसे कंट्रोल करती हैं, और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो क्या होता है, हम कोई इच्छा करते हैं तो क्या होता है, या नाड़ियों के स्वभाव में हम, और या तो हम अगर 5 मिनट क्लास को आगे करें तो कर भी सकते हैं। देखें कितना हो पाएगा। नहीं, इसको अगली क्लास में करते हैं, इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं आगे की क्लासेस में करेंगे। चलिए मैं प्रेयर करके क्लास को एंड करता हूँ। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवी रामकृष्ण जगद्गुरु पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दशूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णाय। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अब मैं क्लास को एंड करता हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को सात्विक संपदा की प्राप्ति हो, और आप सभी योग विज्ञान को, अपने आप को योग विज्ञान को समझें और अपने आप को बेहतर तरीके से समझ पाएं।